जौहर साहब और रिजवान साहब, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि असदुल्ला खालिद साहब जो है वो हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में ये जो मुज़ाकरात थे इनको कैसे देखा जा रहा है। जी असद साहब, एक तरफ तो जो मुज़ाकरात हुए, हमने भी मीडिया रिपोर्ट्स देखी, मुख्तलिफ आउटलेट्स ने एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी छापी, बट वाशिंगटन डीसी में अगर हम कहें कि बज़ क्या है, और जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के ये मुतज़ाद बयानात आए हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने ब्लॉकेट कर दिया है, दूसरी तरफ ये भी उन्होंने बयान दिया है कि हमारी गुफ्तगू हो रही है और बहुत अच्छे लोगों से हो रही है। सो वाशिंगटन डीसी में इस वक्त बज़ क्या है और किस तरह देखे जा रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के ये बयानात? देखिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान, बहुत शुक्रिया अरफा फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वो अगर उस बयान से शुरू कर लें जिसमें उन्होंने काफ़ी गैर मुनासिब ज़बान जो थी वो इस्तेमाल की अपने ट्रुथ सोशल के ट्वीट में, वहाँ से ऑनवर्ड और उससे पहले भी यहाँ पे एक बहुत जनरल परसेप्शन और वाइडली स्प्रेड एक जो बिलीफ है वो ये है कि अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस वॉर से, और इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो आपको नजर भी आती है रिस्पॉन्ड करते हुए क्वेश्चंस को, चाहे वो प्रेस रूम में क्वेश्चंस ले रहे हों, चाहे एयरफोर्स वन पे क्वेश्चंस ले रहे हों। तो उसको एक तो फ्रस्ट्रेशन से ताबीर किया जा रहा है। दूसरा, एक बहुत जो डीसी की बस की आप बात कर रही हैं, डीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस वक्त ये है कि एक तो कल्ट फॉलोइंग है ट्रम्प की, और जो यस मैन उनके सराउंडिंग में है, जितनी भी उनकी टीम में है या उसकी एक्सटेंशन में है, उनकी तरफ से डिफरेंट फीडबैक है। लेकिन ओवरऑल डीसी में इस वक्त इस बात की उम्मीद बहुत जाहिर की जा रही है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते डिफरेंट न्यूज़ वाइज ने रिपोर्ट किया कि मुज़ाकरात होंगे। डीसी से भी यही खबरें हैं कि उम्मीद है कि कुछ तो बहुत हॉक्स की अगर हम बात करते हैं, जो बहुत एग्रेसिव किस्म की खबरें आती हैं जिन कॉरिडोर से, उनका ख्याल है कि शायद इसी वीक फ्राइडे या सैटरडे को हमें कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाए या मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएं। सो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे। मैं आज भी कुछ डिफरेंट चीज़ें जब एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे स्विस कैनाल का 1956 वाला एलिमेंट याद आया, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ अगर आप उसको कंपेयर करें तो वो वाला टाइम जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को के साथ हम कंपेयर करते हैं तो शायद ये वो टाइम है जिसमें अमेरिका में इस पे बात हो रही है कि शायद अमेरिका भी अपनी वो वाली स्पेस लूज करेगा जिस तरह 56 में फ्रेंच और ब्रिटेन दोनों अपनी स्पेस लूज करते हुए नजर आए इजिप्ट में, और उसमें विड्रॉल भी देखना पड़ा और इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ट हुआ, खासतौर पे यूएस की तरफ से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था। तो शायद यूएस वाली जो वाला एलिमेंट है, या जो यूएस वाला किरदार जो 56 में यूएस ने अदा किया था, अब शायद चाइना प्ले कर रहा है, और उस चीज का वॉशिंगटन में बहुत ज्यादा इदराक है। सही। जौहर सलीम साहब, बहुत एक दिलचस्प तारीख का हवाला दिया है असदुल्ला साहब के पास, तो आपसे ऑब्वियसली करंट इवेंट्स पे भी पूछेंगे, पर अगर सिर्फ पहले ये सुएज़ कैनाल के एग्जाम्पल पे ही थोड़ी गुफ्तगू कर लें, आपके ख्याल में ये एक दिलचस्प और सही मवाजना है बहुत, क्योंकि आजकल जिक्र हो रहा है सुएज़ कैनाल का, मतलब कि जैसे असदुल्ला साहब ने भी कहा, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कहीं जैसे सुएज़ कैनाल वाला ये एक लम्हा था बरतानिया के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कहीं ये ईरान के साथ जो जंग है अमेरिका के लिए एक वैसा ही मौका तो नहीं बन जाएगा? जी बिल्कुल, इसका बहुत जिक्र हो रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ पैराए में देखता हूँ। देखें, सुएज कैनाल में क्या हुआ, एक तो खैर वो कैनाल जो है ज़ाहिर एक मुल्क के अंदर थी, मैन मेड थी, उसका कंट्रोल जो है अच्छा बनाई इन्होंने थी वेस्टर्न कंट्रीज ने, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके मुल्क में थी, उन्होंने उसको फिर कहा कि अब कंट्रोल हमारा होगा, तो उस पर सारा झगड़ा हुआ। तो यहाँ पे अपनाए हॉर्मुज़ की सिचुएशन मुख्तलिफ है, ये तो इंटरनेशनल वाटरवे है, उसमें टेरिटोरियल वाटर्स है, एक साइड पे ईरान के हैं, एक साइड पे ओमान के हैं, थोड़ा सा आगे चाहें तो यूएई के भी हैं, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। और ईरान ने तो उसको जो है सिर्फ ब्लॉक किया है, और उनकी कैपेसिटी भी सिर्फ इतनी है, ब्लॉक ही कर सकते हैं उस पर, वो कंट्रोल उस तरह से नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये पैरेलल उतना मेरे नज़दीक इतना सही नहीं है, इसलिए कि देखें उस वक्त अमेरिका एक ऐसी पावर था जो ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका था, यूके बिल्कुल एक डिक्लाइनिंग पावर था, अपनी कॉलोनीज भी छोड़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ इससे ये हुआ कि वो एक उनका भरम चल रहा था, लेकिन अमेरिका ने जब स्ट्रेट कह दिया कि जी बस अब छोड़ दें इसको, इनको दे दें इजिप्ट को, उनको बिकॉज ये उनके मुल्क में है, तो फिर दे हैड टू बैक ऑफ।
लेकिन आप याद रखें कि वो सारे इत्तेहादी थे, वो जी। एक ही साइड पे थे सारे, यूके भी, फ्रांस भी और यूएस भी। और उसमें जो है यूके उस वक्त तक जूनियर पार्टनर बन चुका था, तो एक सीनियर पार्टनर ने जूनियर पार्टनर से कहा कि जी काफी हो गया, बस छोड़ दो, राइट। यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ एक सुपर पावर है, ठीक है, कई लोग समझते हैं वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी इस तरह का डिक्लाइन है कि उसमें दहाइयां और दहाइयां लगेंगी। तो दूसरी तरफ चाइना एक इमर्जिंग पावर जरूर है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि अभी दोनों में खासा फर्क है। चाइना किसी तरह भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका को किसी तरह से कहे कि जी बैक ऑफ करें, अब काफी है। क्या अभी देखें, चाइना की स्टेटमेंट तो बड़ी सख्त आई है, लेकिन क्या चाइना किसी तरह भी इंटरवीन कर सकता है या अमेरिका को पुश कर सकता है कि जी आप ये ब्लॉकेट खत्म करें? वो और चाइना इतना तो खैर इस तरह के मामलों में कभी इतना ज्यादा अग्रेसिवली आता भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये पैरेलल उस तरह से बनता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कई ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिससे कि आपकी पावर जो सी है या कई ऐसे टिपिंग पॉइंट्स होते हैं कि उसके बाद थोड़ी सी एक रीओरिएंटेशन होती है चीजों की। और फिर इंटरनेशनल ऑर्डर तो हमेशा ही इवॉल्व हो रहा होता है, उसमें तो ये नहीं है कि हाँ कभी थोड़ी सी जरा उसमें एक्सेलरेशन हो जाती है, कभी जो है ना वो उसकी रफ्तार जो सी है वो थोड़ी सुस्त हो जाती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस इवेंट के बाद कोई बिल्कुल एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर आ जाएगा और अमेरिका एक बिल्कुल ही जो है ना डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा और चाइना इमर्ज कर जाएगा। कोई उस किस्म की कोई अर्थ शेकिंग चेंजेस नहीं होंगी। देखें, इस खत्ते की भी अगर बात करें तो यहाँ पे ये डिफेंस आर्किटेक्चर है यहाँ का खलीजी ममालिक का, वो भी जो उसकी बेसिक्स हैं मेरा ख्याल है वो सेम ही रहेंगी। ये अड्डे भी अमेरिका के ऐसे ही रहेंगे। देखिए, अमेरिका की दुनिया में 800 अड्डे हैं, चाइना के कितने हैं? सिर्फ वो कहते हैं कि जी जिबूती में जो है वो भी प्रॉपर अड्डे नहीं है, मिलिट्री बेसिस नहीं है। इसी तरह बाकी चीजों में भी मुआवजा करूं तो भी बहुत ही ज्यादा फर्क है। ना ही चाइना कोई कॉन्फ्रंटेशन उस तरह की चाहता है या चाइना रिप्लेस भी नहीं करना चाहता, तो वो तो मुआवजा शायद उतना इतना सही नहीं है। लेकिन मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ कि अभी हो क्या रहा है। नहीं सर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहाँ रिजवान साहब से एक कमेंट लेके फिर आई जस्ट कम बैक, ताकि हम आगे फिर गुफ्तगू को बढ़ाते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग नाउ। जी रिजवान साहब, अगर अब हम प्रेजेंट पे आए तो जैसे अभी जौहर सलीम साहब भी बात कर रहे थे, सर ये बताएं कि ये जो अभी तक क्या तफसीलात आपने देखी हैं कि ये जो अमेरिका ने एक ब्लॉकेट का ऐलान किया है, मगर बताया ये भी जा रहा है कि चीन की वहाँ से कश्तियाँ गुजर गई हैं, ईरान की तरफ से भी ऐसा पैगाम आया है, तो व्हाट डू यू हैव एनी डिटेल्स कि किस तरह ये जो ब्लॉकेट का अमेरिका ने ऐलान किया था वो वहाँ इस वक्त सूरत हाल क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में? जी, सूरत हाल जो अभी तक नजर आ रही है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तो कुछ शिप्स उसमें से गुजरी हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी दोनों पार्टीज ने अपनाई है वो ईरान की तरफ से भी यही थी कि अमेरिकन एलाइज को प्रेशराइज किया जाए कि वो अमेरिका पे प्रेशर दें कि वो अपने ये जो अटैक कर रहे हैं ईरान पे उससे पीछे हट जाएं। और वही पॉलिसी अपना रहा है यूएस वाले कि जब हम ये ब्लॉकेट लगाएंगे, हम ये नाकाबंदी करेंगे शिप्स की, तो क्योंकि एक जो बड़ा हिस्सा है तेल का वो ईरान जो बरामद करता है वो करता है चाइना को, और बेसिकली वो चाइना को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो एट द एंड ईरान को प्रेशराइज करे कि वो उसको किसी न किसी सूरत में पीस डील लेकर आए। और जो अभी बात हो रही थी कि कंपैरिजन की, तो हम इसके माजी में एक और चीज़ 2-3 और जंगें हैं उनके साथ भी इनका कंपैरिजन किया जा सकता है, और वो है इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम। और जैसे अभी असद साहब कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो ये अमेरिकन के लिए अच्छा है कि ये फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी बढ़ जाए, क्योंकि अगर ये एक लंबी जंग में चले जाते हैं, जिस तरह वियतनाम में चले गए, जिस तरह ये इराक में चले गए, जिस तरह ये अफगानिस्तान में चले गए, तो ये इनके लिए बड़ा नुकसानदेह बाद में हो सकता है। क्योंकि एक इतने बड़े मुल्क को जहाँ IRGC की इतनी बड़ी तादाद है, वो लाखों में उनके मेंबर्स हैं, आप ना उनको मार सकते हैं ना उनको ख़त्म कर सकते हैं, तो इसका हल क्या है? इसका हल वही है जो इनके साथ हुआ था वियतनाम में या इराक में या अफगानिस्तान में। तो फिलहाल तो ये उनके पास कोई एंड गेम नहीं है, फिलहाल उनके पास यही है कि वो ईरान के जो एलाइज हैं उनको वो प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि वो ईरान पे प्रेशर डालें, बिल्कुल सही सर, बेहतर डील दे कोई ना कोई अमेरिका को।